हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए अब हम करते हैं अपना कॉस्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वन इंफॉर्मेशन फॉर यू। यस, इसका जो बजटरी कंट्रोल का एक टॉपिक आपका बच जाएगा कंट्रोल रेशोज का। एक टॉपिक आपका रह जाएगा, एक और थ्योरी का टॉपिक है एंड वन मोर टॉपिक ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, जिसका मुझे आपको एक एग्जाम्पल कराना है बिकॉज फ्लेक्सिबल बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी में आज आपको सारी फिनिश करवा दूंगी जो है। स्किप मत करना ये सोच के कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है, बिकॉज 30 मिनट्स में आपका कुछ नहीं जाने वाला। 30 मिनट्स में एक लेक्चर आप देख लोगे तो एटलीस्ट आपको इतना श्योर हो जाएगा, इन केस भूले भटके क्वेश्चंस आ भी जाए तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर हो इनको लिखने के लिए, है ना। बिल्कुल ब्लैंक जाने से बेटर एटलीस्ट आपने कुछ रीड किया हो। चलिए, एंड यस, एक चीज मुझे और आप बताना कि क्या आप चाहते हो मैं कोचिंग फिनिश कराऊं या आप लोग ये चाहते हो मैं ओटी साथ 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 स्टार्ट कर दूं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है तो समझ में नहीं आता कई बार कि कैसे मैनेज किया जाए। चलिए आप मुझे बता देना, डू यू वांट फर्स्ट टू डू द ओटी और यू वांट मी टू फर्स्ट फिनिश द कोस्टिंग। क्योंकि जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है मैं तो वैसे ही कर लूंगी, मुझे तो सारे लेक्चर्स पे वीडियो बनानी ही बनानी है अल्टीमेटली। बट यस, मेरा सजेशन ये है कि आप चलो कोस्टिंग अब स्टार्ट किया है तो मैक्सिमम 15 to 20 डेज में उसको फिनिश कर देंगे, है ना। तो एटलीस्ट एक प्लेलिस्ट आपके पास होगी कि जिसको आप कभी भी रेफर कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो दोनों साथ में चले तो वो भी मुझे बताना। एक फिर लाइव करें क्योंकि लाइव स्टूडेंट्स का टाइमिंग सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डालने स्टार्ट कर दिए। चलिए बाकी बातें करेंगे बाद में, फटाफट से हम करते हैं स्टार्ट अपना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट की क्लासिफिकेशन किस किस पॉइंट से हो सकती है, मतलब हम बजट को किस किस भाग में बांट सकते हैं, कैसे कैसे बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टाइम के बेसिस पे बजट को क्लासिफाई करना, एक होता है फंक्शन के बेसिस पे, एक होगा फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे एंड द लास्ट वन इज द नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी के बेस पे बजट को क्लासिफाई करना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम बजट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम बजट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखो, बजट के टाइम के हिसाब से सिंपल सी बात है, टाइम या तो शॉर्ट पीरियड होता है लॉन्ग पीरियड होता है, तो बजट भी कैसे डिवाइड हो जाएगा, क्लासिफाई हो सकता है लॉन्ग टर्म बजट या फिर शॉर्ट टर्म बजट। चलो हम इसको अच्छे से देखते हैं, लॉन्ग टर्म बजट या शॉर्ट टर्म बजट क्या कहता है। ये कहता है लॉन्ग टर्म बजट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। आप लंबे समय को ध्यान में रख के जब आप बजट बनाते हो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट लंबा समय क्या, लंबा समय रेफरिंग हेयर टू 5 to 10 ईयर्स। कितना, 5 to 10 ईयर्स तक आप लंबा समय लेके चल रहे हो, मतलब कम से कम आप जब 10 साल की प्लानिंग करके 5 से 10 साल के बीच की प्लानिंग करके आप जब बजट बना रहे हो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बजट। क्या कह रहा है वो, दिस इज रीजन दैट दीज बजट आर प्रिपेयर्ड इन फिजिकल क्वांटिटीज। रुपीज वैल्यू में ये बजट को नहीं बनाया जाता। वाई, बिकॉज लॉन्ग टर्म में रुपी की वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली है। लॉन्ग टर्म में रुपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मनी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए जो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं उनको किसमें बनाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज में बनाया जाता है लॉन्ग टर्म बजट को। अब आ जाओ शॉर्ट टर्म बजट पे। शॉर्ट टर्म बजट क्या हुआ, जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, जब 5 to 10 ईयर्स के बीच का बजट बनाया जा रहा है वो हुआ लॉन्ग टर्म। जब 1 to 5 ईयर का बजट बनाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट बजट इज द शॉर्ट टर्म बजट। उस बजट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, शॉर्ट टर्म बजट में हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। और ये क्या होंगे, ये मनीटरी टर्म्स में बनाए जाएंगे, क्योंकि 1 to 5 ईयर शॉर्ट टर्म है, इतना ज्यादा मनी की वैल्यू चेंज नहीं देखी जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट ये ज्यादा प्रिसाइज वे में बनाए जाते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म बजट है वो क्या होते हैं, ज्यादा प्रिसाइज वे में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट बजट। करंट बजट क्या होता है, अप टू कमिंग 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर अंदर जो बनाया जाता है, 12 महीने का मतलब करंट पीरियड का जो बजट बनाया जाए। करंट का मतलब क्या होता है, एक साल। हम अकाउंट्स में हम अपने पोस्टिंग में अकाउंटिंग में जनरली अकाउंटिंग में 1 ईयर का पीरियड लेके चलते हैं ना। 1 ईयर का पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को इवेल्युएट करते हैं। तो करंट बजट क्या हुआ,
जो 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक आपका बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड द करंट बजट। नेक्स्ट आता है रोलिंग बजट। इसको ध्यान से समझना क्योंकि जनरली स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। देखो रोलिंग बजट क्या है? सम कंपनीज फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द रोलिंग और प्रोग्रेसिव बजट। इन केस सच कंपनीज there will always be a budget for a year in advance. A new budget is prepared after the end of each month. देखो क्या हुआ, आज मैं किस डेट में खड़ी हूँ, मान लो आज मैं 1 जनवरी में खड़ी हूँ। 1 जनवरी में मैंने क्या किया, मैंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का मैंने बजट बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं एक साल का बजट एडवांस में बना के चल रही हूँ ऑलरेडी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ मैं क्या करूंगी, मान लो 1 क्वार्टर लगा लो, मैं 31 मार्च को क्या करूंगी, फिर नेक्स्ट एक साल का बजट बना दूंगी, मतलब रोल कर रहा है बजट। एक्चुअल में दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल। आपको भी अपनी स्टडी के लिए यही करना चाहिए। मैं बताती हूँ मेरा क्या सिस्टम रहता है। इन केस मैंने अपना 1 मंथ का शेड्यूल बना लिया, होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, 1 मंथ का शेड्यूल बना लिया, 5 मंथ का क्या कहते हैं फुल ईयर अहेड। 1 मंथ के बाद आपको 2 to 3 डेज के बाद लगता है अरे भाई फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो फिर दोबारा रोल ऑन कर दो बजट को, फिर से रोल ऑन करके नया टारगेट सेट कर लो, है ना। तो इस टाइम क्या करो, इस टाइम वो चीजें आप सबसे पहले करोगे जो आपने नहीं करी है अभी, जो आपको करनी चाहिए। तो रोल ऑन मतलब एक टाइम पीरियड के बाद फॉर अ फुल ईयर अहेड फिर से न्यू बजट बना दो। जैसे आप बोर होने लगते हो ना, अपना नया टारगेट डिसाइड कर लो। इसको बोलते हो बार बार रोल ऑन बजट, जो रोलिंग बजट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है मास्टर बजट, एक होता है फंक्शनल बजट। मास्टर बजट क्या होता है, master budget is the one that project the activities of the business during the budget period। आप एक्टिविटीज देखते हो कौन कौन सी होंगी, तो बैलेंस शीट पी एंड एल में वो आप फॉर्म करके एज इट इज बजट बना लेते हो। फंक्शन बजट क्या होता है, एक एक एक्टिविटी का सेपरेट सेपरेट बजट बनाना, एक एक एक्टिविटी का सेपरेट सेपरेट बजट बनाना इज कॉल्ड द फंक्शनल बजट। मास्टर बजट में हमने क्या किया, कंप्लीट एक पूरा पी एंड एल बैलेंस शीट तैयार कर ली सारी एक्टिविटीज को कंसीडर करके, दैट इज कॉल्ड द मास्टर बजट। लेकिन फंक्शनल बजट में क्या होगा, फंक्शनल बजट में हम एक फंक्शन को उठाएंगे। अब ये चीजें फिक्स नहीं है, कोई कंपनी कोई फंक्शन करती है, कोई कंसर्न कोई फंक्शन नहीं करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो हर कंपनी का हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शन होंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिसाइड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सेपरेट फंक्शन का बजट बनाता जाएगा। जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, परचेज बजट, कैश बजट, पर्सनल बजट। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो वो अपने डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग बजट बना लेंगे। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी से आपको समझ आ रहा होगा, एक आएगा फिक्स बजट, एक आएगा फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या हो गया, स्टैटिक बजट, जो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज होने से जो बजट चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड द फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या हुआ, जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के लिए बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल बजट। चलो एक बार इसमें से भी देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा फास्ट गो थ्रू करवा रही हूँ, आई नो, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इट। मैं चाहती हूँ कि खुद से हम छोड़ देते हैं जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप कंप्लीट करके जाओ। मैं आपको जब सब करवाने के लिए रेडी हो रही हूँ, तो आपके एंड पे भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर इनकेस आ भी जाता है कुछ, एटलीस्ट आपके पास कुछ पोर्शन तो हो ना राइट करने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो डू नॉट गो द सेलेक्टिव स्टडी। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि आप सेलेक्टिव स्टडी के लिए जाओ। ऑलवेज डू कंप्लीट कोर्स, अच्छे से कर लो कंप्लीट कोर्स। ठीक है, जब आपको पता है टाइम है, मैंने आपके लिए 4 मंथ का टारगेट बनाया है, टाइम है हमारे पास, तो हम क्यों किसी भी चीज को छोड़े। नथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट, इफ इट इज इन योर बुक देन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये बात ध्यान में रखना, जब ये बात ध्यान में रखोगे ना, तो इजीली स्टडी होगी। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, माइंड में ये रख के स्टडी किया करो, मैं जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ ये मेरे एग्जाम में आ चुका है। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है ना कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे एग्जाम में आ चुका है, ये मेरे एग्जाम में आ रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगी, तो आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट आता है फिक्स बजट। फिक्स बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम।
आपने एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम फिक्स कर दी 10,000 यूनिट, तो आप उसके हिसाब से बजट बनाए जा रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअल में 10,000 बनेगी, 12 बनेगी, 8,000 बनेगी, इट डजंट मैटर फॉर यू। आपने एक स्टैटिक फिक्स यूनिट डिसाइड कर ली, आप उसके अकॉर्डिंग जब बजट बनाए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड बजट। दे डू नॉट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटीज। वो चेंज फिक्स बजट आप चेंज नहीं करते हो विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज। आपकी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज कितना चेंज हो रही है, 10,000 से 8,000, 8,000 से 12,000, इट डजंट मैटर टू यू। आपको फिक्स बजट बनाना है, आपने बना दिया। दीज बजट्स आर प्रिपेयर्ड वेल इन द एडवांस। ये हम एडवांस में बना के रख देते हैं। दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर मेकिंग द कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए भी ये हेल्पफुल नहीं है। व्हाई? बिकॉज एक बात बताओ, बजट बनाया आपने 10,000 यूनिट का, एक्चुअल में आपने बनाई 12,000 यूनिट। क्या दोनों चीजें कंपैरेबल हैं? नहीं। व्हाई? बिकॉज कोई भी चीज कंपैरेबल तब होती है जब वो सेम लेवल पे हो। जब कोई चीज से, एक बात बताओ, 6 का बच्चा 80% मार्क्स ला रहा है, 10th का बच्चा 50% मार्क्स ला रहा है, क्या वो कंपैरेबल है? नहीं है, बिकॉज सेम लेवल पे होना जरूरी है। 10th के बच्चे को आप 10th के बच्चे के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते 7th का बच्चा 80% लाया तो 10th के बच्चे को भी 80% ही लाने चाहिए थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये कंपैरेबल नहीं है। क्यों कंपैरेबल नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट एट द सेम लेवल। दोनों का लेवल अलग अलग है। देखो, इसके बाद सीमा को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या है जो डेफिनेशन दी हुई है फिक्स बजट की, वो बोलते हैं फिक्स बजट इज अ बजट डिजाइन्ड टू रिमेन अनचेंज्ड। ऐसा बजट जो अनचेंज रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज। आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटीज कुछ भी रही हो, बट ये अनचेंज्ड ही रहेगा। चलो, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल बजट। अब आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होगा। जो चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, जब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटीज चेंज होंगी तो वो भी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या बोलते हैं, ठीक है, अ फ्लेक्सिबल बजट, अ बजट डिजाइन टू चेंज। देखो, जो रिमेन अनचेंज है, जो अनचेंज है एक्टिविटीज के साथ, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ जो अनचेंज है, जो आपने एडवांस में बना के बस रख दिया, दैट इज कॉल्ड द फिक्स बजट। बट जो बजट आपका लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ चेंज हो रहा है, जो बजट आपका लेवल ऑफ एक्टिविटीज के साथ चेंज हो रहा है, वो हो जाएगा फ्लेक्सिबल बजट। These budgets are prepared in manner to give budgeted cost for any लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए आपको बजटेड कोस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इन ऑल दीज केस देयर मे बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हो सकता है बहुत सारा डिफरेंस हो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड प्लान लेवल ऑफ एक्टिविटी में। मान लो आपने प्लान की थी 10,000 यूनिट, एक्चुअल में आपने बनाई सिर्फ 9,000 यूनिट, इट विल बी इनएप्रोप्रिएट टू यूज द बजट। तो क्या इस बजट को आप यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले बजटेड एक्टिविटीज को भी एक्चुअल के साथ कंपैरेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप दो बजट को कंपेयर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस क्या है, चलो देखते हैं। देखो, फिक्स्ड बजट में क्या कहता है, इन फिक्स्ड बजट कॉस्ट आर नॉट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेरिएबिलिटी। कोई कॉस्ट आपने देखा होगा फिक्स्ड होती है, कोई कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, कोई होती है फुल्ली वेरिएबल। फिक्स्ड बजट में हम इनको री क्लासिफाई नहीं करते हैं, बट फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या करते हैं, हर एक्टिविटीज को इन तीनों लेवल पे क्लासिफाई करके रखते हैं, क्योंकि हमने अपने बजट को क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड बजट डज नॉट हेल्प इन द परफॉर्मेंस लेवल वैल्यूएशन। परफॉर्मेंस लेवल, एक बात बताओ, क्या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में फिक्स बजट काम आएगा? फिक्स बजट तो मैंने 10,000 यूनिट का बना दिया, एक्चुअल में क्या हुआ मेरे पास, एक्चुअल में मेरे पास सिर्फ 8,000 यूनिट आई। क्या ये कंपैरेबल है? नहीं है, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गई तो बजट तो आपका सेम रहा। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या करते हैं, इसको भी कंपैरेबल 8,000 का बनाएंगे, फिर आप उसको कंपेयर करोगे दोनों को, सिंस इट कैन बी इजिली मॉडिफाइड। क्योंकि हमारा जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो आसानी से मॉडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है
फिक्स्ड बजट अज्यूम द कंडीशंस वुड रिमेन सेम इन द फ्यूचर। एक बात बताओ, फिक्स बजट मैंने क्यों बनाया होगा? मैंने यही सोच के बनाया होगा ना कि 10,000 की ही मैं यूनिट प्रोड्यूस करूंगी, हर चीज का रेट सेम रहेगा, सेम सेम रहेगा सब कुछ। तो फिक्स्ड बजट मैंने क्या सोच के बनाया कि जो भी कंडीशंस हैं वो फ्यूचर में सेम रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। लेकिन जब मैंने फ्लेक्सिबल बजट बनाया तो मैंने क्या सोचा, इट मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाएं, फ्यूचर में जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाएं, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके फ्लेक्सिबल बजट बनाता है। चलो, कुछ आपके प्रैक्टिकल पोर्शंस के लिए मैंने पॉइंट निकाले हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। आप देखो, कैश बजट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है स्टूडेंट को, तो वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, कैश बजट में आपको सॉल्व कराऊंगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इन केस आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे बता देना। एक और हमारा रह गया है, देखो ये मैंने आपको बस ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, जो नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से आप बजट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, कुछ खर्चे होते हैं आपके रेवेन्यू टाइप ऑपरेटिंग खर्चे, तो आप ऑपरेटिंग बजट बना सकते हो। कुछ खर्चे होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो आपने किया तो आज, बट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए जो बेनिफिट दे जाता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? वो एसेट जो आपको मोर देन 1 ईयर में बेनिफिट देगी, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब देखो, सेल्स का क्या होता है? जनरली मैं आपको बताती हूँ, सेल्स का जो आपको बजट दिखेगा उसमें क्या होगा, आपको क्या दे दी जाएंगे, 2 प्रोडक्ट दे दिए जाएंगे और कुछ आपको जैसे जोन दे दिए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना? तो क्या होगा, देखो आपने क्या करना है, हर एरिया वाइज हर प्रोडक्ट का अलग अलग बजट बनाना है। मान लो मैं नॉर्थ एरिया में 2 प्रोडक्ट बेचती हूँ, एक एम एक एन, तो एम की सेल वैल्यू, एन की सेल वैल्यू। ऐसे ही साउथ में मैं 2 प्रोडक्ट बेचती हूँ, एम एन, तो एम की सेल वैल्यू, एन की सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू द रेट। तो ये बहुत इजी है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेनली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लॉजिक वाइज समझा रही हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता भी होगा आई नो, बट एक बार समझ लो, सुन लो, जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसको आ जाएगा। देखो, मैंने एक साल में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं मैं कैसे देखूंगी? एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतना तो आप सब सोचते होगे, कुछ माल आपके पास स्टार्टिंग में होता है, मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 2000 यूनिट का, आपको पता है 2000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, और आप ये चाहते हो साल के अंत में, साल के अंत में आप कम से कम 3000 यूनिट का स्टॉक रखो इमरजेंसी के लिए, है ना? और आप मार्केट से ये एस्टिमेट करते हो कि आपकी जो सेल है वो 10,000 यूनिट की सेल होनी चाहिए। एक बात बताओ, आपको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है? देखो, एक तो मैं चाहती हूँ जो 10,000 यूनिट मैंने बेचनी है ना, मैं वो बनाऊं मार्केट में, और एक मैं ये चाहती हूँ 3,000 यूनिट का जो मुझे क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो मुझे वो भी चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली मुझे कितनी यूनिट बनानी है? 13,000। बट क्या होगा, एक्चुअल में देखो 13,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी, लेकिन 2,000 का बैलेंस तो आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग आ रहा है, तो आप कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करोगे? आप बनाओगे 11,000 नंबर ऑफ यूनिट। देखो, आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करनी है, पहले तो आप देखो कितना आप सेल करना चाहते हो, प्लस कितना आप अपना क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हो, टोटल कर दो, आपको ये लगेगा मुझे इतना बनाना है। लेकिन कुछ नंबर ऑफ यूनिट आपकी ऑलरेडी पड़ी भी आ रही हैं ओपनिंग स्टॉक से, तो उसको माइनस कर दो, बैलेंस नंबर ऑफ यूनिट आपने बनानी है। मटेरियल कितना लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 11,000 यूनिट बनानी है, तो एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगेगा? मान लो 4 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो आपको 44,000 रॉ मटेरियल यूनिट चाहिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं आपको बस ऐसे बैठ बैठ के लाइन खींच खींच के बताती रहूं। आई नो ये हो जाएगा। कैश बजट मुश्किल लगता है, कैश बजट में आपके लिए कंप्लीट करवाऊंगी। देखो, कैश बजट का क्वेश्चन मैंने आपके लिए कंप्लीट लिख दिया है, एंड यस, एक फ्लेक्सिबल बजट वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। चलो देखो, प्रिपेयर करना है हमने कैश बजट। कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है? कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए उसने क्या बोला है, कब का बनाना है कैश बजट? देखो देखो देखो, कैश बजट बनाना है
मई, जून एंड जुलाई का। देखो कैश बजट हमने बनाना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मई टू जुलाई का बनाना है, मई, जून एंड जुलाई का कैश बजट बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन को रीड आउट कैसे करना है। देखो जिन्होंने क्वेश्चन ये कर लिया होगा वो आप मतलब कैश बजट का क्वेश्चन कर लिया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग फास्ट करके देख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बहुत सारे मंथ्स दिए हुए हैं, मार्च से लेकर अगस्त तक मंथ्स दिए हुए हैं, सेल दी हुई है, क्रेडिट परचेज दी हुई है, वेजेस दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, 1 मई का, 1 मई का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिख लोगे 1 मई का 7,000 ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है। कैश बजट में हम क्या करते हैं, जो जो चीजें हमारे पास आनी है, जहां जहां से कैश आना है पहले उनको लिखते हैं, फिर नीचे माइनस कर दो जिन जिन वजह से कैश हमारे पास से चला जाएगा। अब एक बात देखो, एक बात देखो, आपको पता होगा बहुत सारी, अब एक बार एडजस्टमेंट एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। उसने बोला है जो प्लांट की कॉस्टिंग है, प्लांट की कॉस्टिंग है 16,000, बट जो कि जुलाई में डिलीवर होगी, मई, जून एंड जुलाई में डिलीवर होगी, जुलाई में डिलीवर होगी, अब 10% आपको डिलीवरी पे देना होगा। तो एक बात बताओ 10% खर्चा हमारे पास कितना, 16,000 का 10% कितना हुआ, 1600। 1600 हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, 1600 जो हमारा खर्चा होगा वो जुलाई में चला जाएगा हमारे पास से। देखो मैंने क्या कर दिया, 1600 का जुलाई में माइनस कर दिया। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला एडवांस टैक्स ऑफ ₹7,000 ईच पेबल इन मार्च एंड जून। जो एडवांस टैक्स है वो मार्च या जून में जाता है। हम किस पीरियड का बजट बना रहे हैं, मई, जून और जुलाई का, तो 7,000 हमारे पास से यहाँ चला जाएगा, जून में जाना है तो जून में हमारे पास से 7,000 चला जाएगा। बाकी देखो वो क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ क्रेडिट, जो सप्लायर हमको क्रेडिट पीरियड देते हैं वो 2 मंथ का है। इसको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स। देखो सप्लायर, सप्लायर कौन है, जिससे हमने माल खरीदा है, वो कितना हमें क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है, 2 मंथ का। मतलब हम मई में कौन सा पेमेंट करेंगे, जो 2 महीने पुराना पेमेंट होगा, मार्च का पेमेंट करेंगे ना, मार्च अप्रैल में, तो मार्च का पेमेंट अब कब करेंगे, मई में करेंगे, क्योंकि 2 महीने पुराना, मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च, तो 2 महीने का हो गया। लेकिन जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, जो हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, वो करते हैं 1 मंथ का। 1 मंथ का मतलब मुझे 1 महीने बाद कस्टमर से पैसा मिल जाना चाहिए। मतलब जो मुझे मई में पैसा मिलेगा वो अप्रैल का मिल जाएगा, जो मुझे जून में पैसा मिलेगा वो मई का मिल जाएगा, जो मुझे जुलाई में पैसा मिलेगा वो जून का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे कर रही हूँ वो हाफ मंथ का लैग है। मतलब आधे महीने तो मैं पिछले महीने का दूंगी और आधा मैं इस महीने का पे कर दूंगी। हाफ मंथ लैग का मतलब आधे महीने की देरी होती है, तो जो पीछे का आधे महीने का बचा हुआ है वो भी मैं इस बार दूंगी, और जो इस महीने का आधे मंथ का है वो तो मैं इसी बार दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में उसने क्या बोला, 1 मंथ का लैग पीरियड है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, ओपनिंग बैलेंस पड़ा था वो हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद सेल से पैसा आएगा अपने कस्टमर से, कस्टमर को हमने कितना टाइम दिया, 1 मंथ का लैग दिया। मतलब अगर हम देखो सेल यूनिट ये रही, सेल वाला ये रहा, मैं खड़ी हूं मई में, मई में मेरे पास कौन सा पैसा आएगा, अप्रैल का पैसा आएगा, तो 52,000 आ जाएगा, 52,000 आ जाएगा। और जून में कौन सा आएगा, मई वाला आएगा, 54,000 आ जाएगा। ठीक है, जुलाई में मैं खड़ी हूं तो कौन सा पैसा आएगा, जून वाला पैसा आएगा। मतलब जो जून में मैंने सेल करी थी उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा। आई होप यू गोट माई पॉइंट। ये हो गया सारा हमारा सेलिंग। यहाँ ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं लिखना, ये ओपनिंग बैलेंस तब आएगा जब इस मंथ का क्लोजिंग आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 52,000 प्लस 7,000, 59,000 हो गया। अब देखो पैसा जा कहाँ कहाँ से रहा है, पैसा जाएगा परचेज का, क्रेडिटर्स को पैसा जाएगा, क्रेडिटर्स को देखो मैंने कितना पैसा देना है,
मंथ्स का लैग है, मतलब मैं मई में कौन सा पैसा दे रही हूँ, मार्च वाला। क्रेडिटर्स पे आ जाओ, क्रेडिट परचेज में मैं मई में कौन सा पैसा दे रही हूँ, ऊपर के दूसरे महीने का 26,000 दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब जून में मैं कौन सा पैसा दूंगी, 28,000 वाला दूंगी, ठीक है। और मैं जुलाई में कौन सा पैसा दूंगी, 23,000 वाला दूंगी। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आता है वेजेस। वेजेस के रिगार्डिंग हमें कुछ भी नहीं दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि वेजेस हम इन द मंथ पे कर देते हैं। तो जो सॉरी हाँ, मई में पे कर देंगे, 9,000 पे कर देंगे, ठीक है। एक बार ये सेट करें ना, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। जून का जून में पे कर देंगे, जुलाई का जुलाई में पे कर देंगे, ठीक है। अब आता है, ये ध्यान से समझना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हाफ मंथ का लैग है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हाफ मंथ का लैग है। देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैं मई के निकाल रही हूँ, मई के हाफ तो मैंने देने ही देने हैं, तो मई के हाफ कितने हो गए, 4500 ये हो गए, प्लस हाफ मंथ का लैग था, मतलब पिछले महीने के भी मेरे पास आधे बचे होंगे, तो 3500 ये हो गए। तो 3500 प्लस 4500, मतलब 8000 में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के पे करूंगी। उसके बाद आ जाओ सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें 1 मंथ का लैग मिल रहा है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम मई के देख रहे हैं, तो हम पिछले वाले मई में पे करेंगे, 4000 पे कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया है। देखो अब हमारे पास कितना हो गया, 59,000 टोटल हमारे पास पैसा आ रहा था, जा कहाँ कहाँ से रहा था, 26,000 लेस 9,000 लेस 8,000 लेस 4,000, मेरे पास बैलेंस आ गया 12,000 क्लोजिंग। तो ये 12,000 क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कर लीजिएगा आप इसको अच्छे से, मेरे को सिर्फ आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाना था, सो दैट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। चलो ये आप कर लेना क्वेश्चन अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अभी हम एक मास्टर बजट मैंने बनाया था, मास्टर बजट का आपके लिए सिर्फ परफॉर्मा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार मास्टर बजट का परफॉर्मा लर्न कर लीजिएगा, मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ, ठीक है। मास्टर बजट मैं आपको बता रही हूँ, अभी एक लेक्चर और लगेगा बजटरी कंट्रोल पे, ये लगता छोटू सा है बट इम्पोर्टेंट रहता है ये वाला टॉपिक, है ना। चलो देखो, मास्टर बजट से क्या होता है, मास्टर बजट क्या होता है, जैसे हम P&L बनाते हैं, सबसे पहले P&L में क्या आता है, सेल आती है, तो यहाँ पे आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं फिर टोटल का आप सेल लगा देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ द सेल, क्या क्या कॉस्ट लगती है, डायरेक्ट मटेरियल लगता है, डायरेक्ट लेबर लगता है, वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर ऐड करो ओपनिंग लेस करो क्लोजिंग, ऐड करो ओपनिंग लेस करो क्लोजिंग, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जब सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड लेस करोगे, जीपी आ जाएगा, जीपी में से अपने फिक्स खर्चे लेस कर दो, फिक्स खर्चे कौन से, एडमिनिस्ट्रेशन के और ऑफिस के या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, तो वहां आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये था हमारा परफॉर्मा ऑफ द मास्टर बजट। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं और तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, ध्यान रखना, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हमारे बचे हुए हैं, वो मैं आपके लिए कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगी, या फिर आज इवनिंग तक अगर रेडी हो जाते हैं नोट्स, तो इवनिंग तक भी मैं अपलोड कर दूंगी। एंड यस, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यस, ओटी के लिए जरूर बताना, डू यू वांट ओटी टू बी गोइंग ऑन साइड बाय साइड, या फिर आप चाहते हो कि पहले फटाफट से कोर्सिंग फिनिश कर ली जाए 15 एक डेज में, उसके बाद ओटी पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ओटी विल टेक टाइम, क्योंकि मैं अच्छे से समझाऊंगी, जैसे मैंने ओबी आपको समझाया है वैसे ही ओटी भी इंटरेस्टिंग सा बना के हम समझ लेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चल दिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड यस, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। बाय बाय।